एक बिल्कुल ठीक ठाक लड़की अपने परिवार के साथ फार्म हाउस घूमने गई थी, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके परिवार कभी सोची भी नहीं थी। कहते हैं शैतान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर उसकी परछाई छू जाए तो जिंदा इंसान भी मुर्दे जैसे खामोश हो जाते हैं। क्यों माँ बाप की लाडली बेटी अपने ही माँ बाप को मारने पे तुली है? क्यों स्कूल की लड़कियां एक एक करके छत से कूदकर अपनी जान दे रही है? इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि मैं सुनाने जा रही हूँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पार्ट की डरावनी कहानियां। फिल्म का नाम है वश। खेत के किनारे 3-4 दिन से एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, जिसपे बहुत सारे मक्खियां भिन भिना रही थी। तभी एक आदमी आया, उसने उस चूहा को प्लास्टिक में डाला, घर ले आया और एक कटोरी में चाय का पत्ती लिया, फिर एक छोटे से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अथर्व को, जो कि एक पायलट है। ड्यूटी खत्म करके वो अपनी बेटी आर्या को कॉलेज से लेने आया है। आर्या अपनी पापा को देखे बिना अपनी बॉयफ्रेंड विवान के साथ बाइक में जाने वाली थी, लेकिन गाड़ी का हॉर्न सुनकर अपनी पापा को देख के उनके पास आ गई। अथर्व और आर्या की छोटी मोटी नोकझोंक हमेशा होती रहती है। अगले दिन छुट्टी थी तो प्लान था कि सब फार्म हाउस जाएंगे, पर आर्या कहती है पापा प्लान कैंसिल कर दो, मुझे विवान के साथ शॉपिंग जानी है क्योंकि अगले महीने फ्रेंड्स के साथ लद्दाख जानी है। पापा मान जाते हैं, लेकिन कुछ शर्त रहते हैं, जैसे थोड़ी देर बाद कॉल करना, दोस्तों और उनका पेरेंट्स का नंबर और एड्रेस देना और लाइव लोकेशन ऑन रखना। आर्या तो मान जाती है, लेकिन हाँ पापा कल का फार्म हाउस का ट्रिप कैंसिल नहीं करता। अगले दिन अथर्व, उसकी पत्नी बीना, बेटी आर्या और बेटा अंश चारों मिलके सुबह सुबह फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पापा तय करते हैं कि किसी ढाबे में सुबह का नाश्ता करेंगे, क्योंकि बटर वाला पराठा और चना मसाला बहुत दिनों से पापा नहीं खाए थे। वो तो अकेले ही 3 प्लेट खा जाएंगे, पर खाना आते ही आर्या की मूड की 12 बज जाती है। इतनी बटुरी। पर अथर्व उसे खा लेने कहता है, क्योंकि इतना खाने से कोई फट थोड़ी ना जाता है। पर अथर्व को चाय पिए बिना मन नहीं भर रहा था। वो काउंटर गया, पर दुकानदार 10 रुपए के चाय के लिए 500 रुपए का छुट्टा नहीं दे रहा था। तब पास बैठा एक आदमी दुकानदार को 20 रुपए देकर 2 चाय देने के लिए बोला, एक खुद के लिए और एक अथर्व के लिए। अथर्व तो लेने के लिए राजी नहीं था, पर आदमी ने कहा कि एक चाय पीने से महाभारत अशुद्ध नहीं हो जाएगा। अथर्व चाय लेके टेबल पे आके देखता है कि आर्या ने अभी तक पराठा खाना शुरू भी नहीं किया। तब वो आदमी आके पूछता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? तब अथर्व मना भी नहीं कर पाता। आदमी आर्या के पास बैठता है और कहता है कि दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें खाना भी नहीं मिलता, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए जो मिला है खा लो। आर्या फिर भी नहीं खाती। तब वो आदमी अपनी जेब से एक डिब्बा निकलता है और उस डिब्बे से एक चीनी का दाना निकल के आर्या के हाथ में देता है और कहता है कि अगर पराठा नहीं खाना है तो ये खा लो, और अगर पराठा खा लिए तो ये खाने की जरूरत नहीं है। आर्या तो गुस्से में चीनी ही खा लेती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। फिर आदमी कहता है अब ये पराठा भी खा लो, पर बीना कहती है नहीं, अगर मन नहीं है तो मत खाओ। पर सबको हैरान करके आर्या चुपचाप पराठे खाने लगती है। जो लड़की कुछ देर पहले कह रही थी कि वो पराठे नहीं खाएगी, वो लड़की पलक झपकते ही पूरा पराठा खा लिया। स्ट्रेंज। आर्या को क्या हो रहा है, उसने पराठा क्यों खा लिया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वो जल्दी से बोली पापा चलिए, देर हो रहा है। अथर्व जाने से पहले उस आदमी को चाय के लिए थैंक्स कहकर हंसते हुए उसका नाम पूछता है, तो आदमी बताता है कि उसका नाम प्रताप है। गाड़ी में बैठते वक्त आर्या को प्रताप एक बिस्किट का पैकेट देके कहता है फार्म हाउस पहुंचने से पहले रास्ते में खा लेना। आर्या भी बिना कुछ बोले बिस्किट का पैकेट लेके हाँ में सर हिलाती है। अथर्व और बिना हैरान होता है, क्योंकि आर्या तो वैसे कभी अनजान आदमी से बात भी नहीं करती थी। करीब 1 घंटे में सभी फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। अथर्व एक समय पैसा जोड़ जोड़ के ये फार्म हाउस बनवाया था। अच्छा हुआ ना, एक छोटी सी ट्रिप हो गई। मेन गेट खोल के गाड़ी अंदर जाते वक्त हम देखते हैं कि आर्या ने पूरा 1 पैकेट बिस्किट खा लिया है। फार्म हाउस आके पूरा फैमिली तो बहुत खुश है, स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर बिना कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है तो देखती है कि प्रताप गेट के पास खड़े होके हाथ हिला रहा है, हाई कर रहा है। बिना हैरान होकर नीचे आके अथर्व को बताती है। तब अथर्व गेट के पास जाके प्रताप से पूछता है क्या हुआ प्रताप भाई, एनी प्रॉब्लम? तब प्रताप कहता है अरे मत पूछो, यही पास में मेरा गाड़ी खराब हो गया। बेटी को फोन करना था कि आके ले जाए, पर फोन में नेटवर्क भी नहीं है और चार्ज भी खत्म हो गया है। सोचा कि किसी के घर में लैंडलाइन मिल जाए तो कॉल कर लो। तभी आपके वाइफ को छत पर देखा तो अथर्व मुस्कुरा के कहता है अरे आइए, एक कॉल का ही तो बात है। वैसे इस फार्म हाउस और इसके आसपास के एरिया में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, लैंडलाइन है ना, बेटी से बात कर लो। प्रताप सोफा में बैठता है। बिना कॉफी बनाने जाने से पहले प्रताप को लैंडलाइन फोन दे के जाती है, पर प्रताप की नजर आर्या पे है। जब अथर्व आता है तो प्रताप उसे फोन दे के कहता है कि एक बार डायल कर दो ना, मुझे नहीं पता कि ये सब फोन कैसे यूज करते हैं। तो अथर्व प्रताप का दिया हुआ नंबर डायल करके देखता है कि लाइन ही नहीं लग रहा।
तब आर्या घर में आती है तो प्रताप उसे बैठने के लिए कहता है तो आर्या गीले कपड़े में ही सोफा में बैठ जाती है। बेटी की ऐसी बेवकूफी वाली हरकत देख के अथर्व गुस्सा हो जाता है तो आर्या कहती है कि पर प्रताप अंकल ने तो मुझे बैठने के लिए कहा। तब प्रताप कहता है अरे नहीं जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। उसका आदेश सुनते ही आर्या ऊपर चली जाती है। अथर्व बार बार नंबर ट्राई कर रहा है पर फिर भी अभी भी नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। बिना परेशान होके अथर्व को ऊपर बुलाती है तो अथर्व प्रताप को फोन ट्राई करने के लिए देके जाता है पर प्रताप झूठ बोल रहा है, ये उसके हाव भाव देख के पता चल रहा है। अथर्व बीना को प्रताप का यहाँ आने का रीजन समझा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि आर्या ड्रेस चेंज करके प्रताप के पास जाके बैठ गई है। आर्या क्या करती है, उसे क्या पसंद है, वो किसके साथ रिलेशन में है, ये सब कुछ वो प्रताप को बता रही है। यहाँ तक कि ये भी बताती है कि मॉम डैड उसे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहा था क्योंकि वो लड़का मॉम डैड को पसंद नहीं था। पर अभी सब ठीक है क्योंकि मॉम डैड आर्या को अपनी लाइफ की डिसीजन खुद लेने की हक दिया है। फिर उसके बाद आर्या से उसके लद्दाख जाने की बात सुन के प्रताप कहता है तेरा माँ बाप तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे के रखा है पर तू लद्दाख नहीं जा पाएगा क्योंकि तुझे जाना पड़ेगा मेरे साथ मेरे घर में हमेशा के लिए। तुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा करेगी। आर्या को पता नहीं क्या हो गया है, जैसे अंदर से कोई उसे मजबूर कर रहा है हाँ कहने को। तब अंश आर्या की तरफ बॉल फेंकता है तो प्रताप गुस्सा होकर आर्या को कहता है जा जितना जोर से उसे थप्पड़ मार सकता है मार। आर्या एक बार भी नहीं सोचा और सीधा जाके भाई के गाल में 5 उंगलियों का दाग बिठा दिया। अचानक उसके भाई के रोने से आर्या को समझ नहीं आती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने भाई को क्यों मारा। तब अथर्व आता है और बेटी पे गुस्सा दिखाता है। तब प्रताप इंटरफेयर करने लगता है तो अथर्व थोड़ा सा रूडली ही बोलता है कि प्रताप भाई आपके जाने का वक्त हो गया है, रेडी हो जाइए। प्रताप थोड़ा सा गंभीर होकर सोफा में आके बैठता है। थोड़ी देर सोचने के बाद आर्या को कहता है आर्या तुम जाके मॉम डैड को सॉरी बोलो। आर्या जैसे मजबूर थी आर्या वैसा ही करती है। फिर आसमान में घने काले बादल छगे, साथ में जोड़ों की बारिश शुरू हो गई। यानी कि अब तो प्रताप को तुम अपने घर जाओ ऐसा बोला भी नहीं जा सकता। सभी लंच करने बैठते पर आर्या अभी भी ये नहीं बता पा रहा है कि उसने अंश को मारा क्यों। अथर्व कहता है तुझे ज्यादा छूट दे के गलती कर दी है हमने। ये सुन के प्रताप भी इन लोगों के बातों के बीच कुछ बोलने लगता है। तब अथर्व कहता है प्रताप भाई बस करो, ये हमारी फैमिली की पर्सनल मैटर है, बिना कुछ जाने नाक घुसाना सही नहीं है। प्रताप तब हंस के कहता है उसके बॉयफ्रेंड से लेकर लद्दाख जाने तक सब कुछ मुझे पता है। अगर तुम इसके साथ पहले से ही शक्ति से पेश आते तो ऐसा कभी नहीं होता। अभी तुम सिर्फ देखो। आर्या तुम अभी विवान को कॉल करो और उसे कहो कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर रहे हो और कॉल काट दो, और अगर उसने फिर से कॉल किया तो सीधा ब्लॉक कर दो। अरे जो काम मॉम डैड के इतने बार समझाने पर भी आर्या नहीं किया, वो काम प्रताप के सिर्फ एक बार कहने पे आर्या 1 सेकंड में कर दिया। बीना और अथर्व तो पूरा शॉक्ड। आर्या ऐसा भी अब क्यों कर रही है? बीना अपनी बेटी को ठीक हो के नहीं पूछती है पर आर्या कुछ कहना चाहती थी पर प्रताप के कहने पे वो कहती है मैं ठीक हूँ। ये मैटर कुछ ठीक नहीं लग रहा है देख के अथर्व प्रताप को घर छोड़ने के लिए कहता है तो प्रताप गुस्से में बोल उठा जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अथर्व गुस्सा होके उसे धक्का मार के निकलने जाता है तो अचानक प्रताप आर्या को ऑर्डर देता है ओए इन सब को रोक। तभी आर्या आके पापा को धक्का मारने लगती है। दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी प्रताप फिर से ऑर्डर देता है ख्याल रखना कि ये दोनों मेरे आसपास भी ना आ पाए। आर्या तब मॉम डैड पे चिल्ला चिल्ला के धक्का मार मार के उन दोनों को हटाने लगती है और प्रताप बैठ के ये सब हंस हंस के देखता रहता है। तब दीदी की चिल्लाने की आवाज सुन के अंश नीचे आ जाता है। तब वीना कैसे भी अंश को ऊपर भेजती है। वीना कहती है मुझे शक है कि ये प्रताप मेरी आर्या पे वशीकरण किया है। अथर्व इस बात पे विश्वास नहीं करता तो प्रताप हंस के आर्या को चाय पत्ता खाने कहता है तो आर्या चाय पत्ती का पूरा पैकेट ही मुंह में डाल लेती है। तब ये देख के अथर्व पूरी तरह डर जाता है। आर्या को खुद पे थोड़ी सी भी कंट्रोल नहीं है। वो चाहकर भी प्रताप की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर पा रही है। इन सब की ये हालत देख के प्रताप कहता है क्या हुआ, अब भरोसा हुआ वशीकरण हुआ है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है ढाबा में मैंने उसे बिना कारण ऐसे ही चीनी खाने दिया था? वो तो सिर्फ शुरुआत था, बाकी का काम बिस्किट का पैकेट ही कर दिया। इसके बाद भी अथर्व विश्वास नहीं करता है तो प्रताप आर्या को पहले दिल खोल के हंसने कहता है, फिर पागलों की तरह रोने के लिए कहता है। अथर्व को अभी भी ये सब प्रैंक लग रहा है। तब अथर्व को थप्पड़ मारने कहता है तो आर्या वही कर बैठती है। तब तक बारिश खत्म हो गई है, शाम होने वाला है। तीनों सोफा में चुपचाप बैठे हुए। प्रताप आर्या को तीनों का फोन तोड़ के लैंडलाइन का तार काट के पाँव दबाने कहता है और खुद सोफा में अच्छे से बैठकर कहता है अब असली पॉइंट में आता हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। मुझे पता है तुम लोगों को तकलीफ होगा पर मेरी बात मानने के अलावा तुम लोगों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। तुम लोगों को अपनी बेटी के सामने मुझे ये कहना है कि मैं अपनी बेटी को पूरी मर्जी से अपनी पूरी होशो आवाज से हमेशा के लिए तुम्हें अर्पित करती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो उसे अभी ले जा सकता हूँ पर अगर तुम लोग उसे जाने नहीं बोलोगे तो हमेशा के लिए उसके मन में एक इमोशनल कॉर्नर रह जाएगा और अगर फ्यूचर में कभी वो
इमोशंस जाग उठा तो वशीकरण का प्रभाव कम हो सकता है। और अगर तुम लोग ये बात कहते हो तो आर्या के मन में तुम्हारे लिए घृणा पैदा होगी। और वैसे भी मैं परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करता, वो गेट खोल के घर में आना ही क्यों ना हो। पर तुम मेरे बात ना भी मान सकते हो, पर मेरी बात ना मानने का नतीजा बहुत बुरा होगा। यहाँ तक कि अगर तुम लोग मुझे मार भी डालो तो आर्या कभी भी जिंदगी में वशीकरण से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह जाएगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ, क्योंकि मुझे उसे रात में लेके जाना भी तो पड़ेगा। अब जितना टाइम वेस्ट करोगे नुकसान तुम्हारा ही होगा। ऐसा ना हो कि पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। पर अथर्व गुस्सा दिखाने लगता है तो प्रताप कहता है, कभी नरक से आए हुए शैतान को देखे हो? अगर नहीं देखे हो तो आज देख लो। तुम लोग जितना रोगे गिड़गिड़ाओगे मुझे उतना मजा आएगा। ऐसा कह के आर्या को एक लात मारता है तो अथर्व गुस्सा होके आके उसका गला दबाने लगता है। प्रताप आर्या को अथर्व को हटाने के लिए ऑर्डर देता है, पर आर्या के शरीर में उतना जोर नहीं कि पापा को हटा सके। तब प्रताप आर्या को ऑर्डर देता है कि अभी जाके भाई का सर फोड़ दो। तब आर्या अंश को पकड़ के उसका सर ठोक देता है तो अंश बेहोश हो जाता है। शाम से रात हो गया है, ऊपर से बारिश हो रहा है। बेचारा अंश दर्द के मारे उसे फीवर आ गया है। अच्छी बात यह है कि उसका फोन अभी भी उसके पॉकेट में है, पर चार्ज नहीं है। याद आया कि ऑफिस का फोन तो हॉल में लागेज बैग में है। एक बार कोशिश करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अंश को ब्लीडिंग हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसलिए बीना प्रताप को रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट अंश को हॉस्पिटल लेके जाने दे। पर प्रताप तो उल्टा आर्या को ये कहता है कि अगर कोई मेरे आसपास आए या मुझे छूने की कोशिश करे तो सीधा छुरी मार देना। अथर्व प्रताप को मारा था, इसलिए प्रताप अथर्व को नाक रगड़ के सॉरी बोलने कहता है। अथर्व अपने बेटे के जान बचाने के लिए अपनी मान सम्मान भूल के ये भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के प्रताप खुश होके अथर्व को अंश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए परमिशन दे देता है, पर एक शर्त है, आर्या को देना पड़ेगा, फिर जहाँ मर्जी जाए। अथर्व पैर पकड़ के माफी मांगता है और ये घर गाड़ी पैसा सब कुछ ले लेने के लिए कहता है, पर सिर्फ एक बार अंश को हॉस्पिटल ले जाने देने के लिए कहता है। अथर्व का ऐसा हालत देख के प्रताप बहुत खुश है, कहता है तुमसे बहुत ज्यादा पैसा मेरे पास है, इसलिए पैसे का लालच मत दो। प्रताप आर्या को उसका फेवरेट सॉन्ग चला के तब तक डांस करने के लिए कहता है जब तक ना स्पीकर का चार्ज खत्म हो रहा है। अथर्व को ये सब देखने का और हिम्मत नहीं है, वो ऊपर चला जाता है। बेचारी आर्या लगातार 3 घंटे से डांस कर रही है। जब स्पीकर की चार्ज खत्म होती है तब आर्या की हालत बहुत खराब है। बीना आर्या के लिए पानी लेके आती है, पर प्रताप आर्या को पानी पीने से मना कर देता है। उल्टा छुरी हाथ में लेके खड़ी रहने के लिए कहता है और कहता है कि जब तक मैं सो रहा हूँ अगर कोई मेरे आसपास भी आए तो सीधा मार देना उसे, और तेरी माँ अगर 10 सेकंड के अंदर ऊपर नहीं गई तो उसे मार देना। तो वीना को ऊपर आना पड़ता है। वीना अथर्व को कैसे भी करके बेटी को बचाने कहती है, तो अथर्व बैट लेके प्रताप को मारने जाता है। शायद यही आखिरी रास्ता है, क्योंकि उसके बेटे का हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पर नीचे आकर जो दर्दनाक दृश्य अथर्व ने देखा उसने उसका दिल दहला दिया। प्रताप हमेशा आर्या पे नजर रख रहा था, इसलिए आर्या बाथरूम भी नहीं जा पाई और पापा के सामने ही टॉयलेट कर दिया। अथर्व ऊपर जाके बीना के सामने रो पड़ता है। एक माँ बाप के लिए इससे दर्दनाक दिन और क्या हो सकता है। तभी मोबाइल चार्ज हो जाता है, पर नेटवर्क नहीं है। प्रताप नीचे से बीना को आवाज लगाता है आर्या की ड्रेस चेंज करने के लिए। बीना कहती है वो आर्या को नहला के दूसरा ड्रेस पहना के लाएगी, पर प्रताप बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो कहता है जो करना है यहीं पे करना पड़ेगा। पर वीना जिद करती है तो प्रताप आर्या को वहीं पे खड़े होके पैंट उतारने कहता है, तो आर्या वही कर बैठती है। अचानक से ऐसा कुछ हो गया, बीना कभी ऐसा सोची भी नहीं था। वो डर के मारे चीख चीख के रोने लगती है, पर वहाँ उन लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। ऊपर जाके कपड़े लेके आके किसी तरह आर्या को पहना देती है और फ्लोर साफ करती है। रात तेजी से बढ़ रही थी। प्रताप ने कहा अंश को जहाँ छुपा सकते हो छुपा लो, क्योंकि 5 मिनट बाद आर्या अंश को ढूंढ के मार देगी। ये सुन के दोनों के होश उड़ गए। वो पागलों की तरह दौड़ के अंश को बचाने गए। प्रताप आर्या को कहता है मन में इतना गुस्सा पैदा करो जैसे अंश तुम्हारा भाई नहीं दुश्मन है, और दुश्मन को खत्म करना ही तुम्हारा मकसद है। आर्या ये ऑर्डर सुनते ही पागलों की तरह दौड़ के जाती है अंश को मारने के लिए। अथर्व अंश को उसके कमरे में लॉक करके चाबी टॉयलेट में फ्लश कर देता है और आर्या पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। मौके का फायदा उठा के अथर्व नीचे आके लगेज बैग से ऑफिस का फोन निकाल लेता है। उधर आर्या दरवाजा तोड़कर अंदर जाके देखती है कि अंश वहाँ नहीं है, यानी कि अंश को अथर्व कहीं और छुपा दिया है। आर्या पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है। तब जोर से बिजली गरजने से छत में छुपा हुआ अंश डर के चीखता है। आर्या भाई को मारने के लिए पागलों की तरह दौड़ के छत में जाती है, तो अथर्व और बीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आर्या माँ के मुंह में लात मारकर पापा के पैर में छुरी मार के दोनों को जख्मी कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अथर्व अंश को बचाने का कोशिश करता है, तो आर्या पापा के हाथ में रॉड से मारकर भाई को छत से नीचे फेंक देती है। माँ बाप दोनों की दुनिया जैसे थम सी जाती है। एक माँ बाप के आंखों के सामने उसके बच्चे का ये हाल
दोनों चीख चीख के रोने लगते हैं। पर अचानक अथर्व को लगता है कि उसके बच्चे का दिल अभी भी धड़क रहा है, तो वो प्रताप का हाथ पैर जोड़ के उसे हॉस्पिटल ले जाने का भीख मांगता है। पर प्रताप एक ही बात फिर से कहता है, बेटी को देके जहाँ मर्जी चले जाओ, मैंने तुमको रोका थोड़ी है। वैसे भी आर्या मेरा हर बात मानती है, वीना को खत्म करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी प्रताप के कहने पे आर्या अंश को पूरी तरह खत्म करने जाती है। अब और कोई रास्ता नहीं है देख के वीना और अथर्व मजबूर होके अपने दिल में पत्थर रख के कहता है, हम अपने पूरे होशो आवाज में अपनी मर्जी से अपनी बेटी आर्या को हमेशा के लिए आपको दे रहे हैं। अपने ही माँ बाप के मुंह से ये बात सुन के आर्या का दिल टूट जाती है। अथर्व बेटी को गले लगा के उसके पैंट के पॉकेट में फोन को लोकेशन ऑन करके रख देता है। इसके बाद प्रताप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करके आर्या को लेके चला जाता है अपने गुप्त ठिकाने में। तब तक अथर्व अंश को गाड़ी में उठाता है और वीना को कहता है अंश को हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस को खबर करने के लिए, और खुद पॉकेट में कांची और अंश का फोन लेके लोकेशन ट्रैक करके निकल पड़ता है बेटी को बचाने। पर किस्मत इतना ही ज्यादा खराब था कि इस तेज बारिश में वीना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वीना और अंश वहीं पे मर जाते हैं। उधर प्रताप आर्या को लेके उसके घर में पहुंच गया है। ये घर कम जेल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ आर्या के जैसे बहुत सारे लड़कियों को प्रताप वशीकरण करके रखा है। यहाँ सभी लड़कियां कोई ना कोई काम कर रही है, जो काम करने के लिए प्रताप उनको ऑर्डर देके गया था। प्रताप सबके साथ आर्या को इंट्रोड्यूस करके कहता है, एक नया बहन लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, इसके साथ भी सभी मिलके खुशी से रहना। उधर लोकेशन ट्रैक करके अथर्व प्रताप के घर में पहुंच जाता है, तो प्रताप खुद की सिक्योरिटी के लिए उसके घर के चारों तरफ जिन लड़कियों को लगाया था वो लड़कियां अथर्व पे हमला कर देती है और अथर्व के शरीर को जंगली जानवरों जैसे खाने लगती है। इन लोगों का चीख सुन के प्रताप बाहर आके अथर्व को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई अथर्व का लोकेशन खोज के नहीं निकल पाया। तो फिर अथर्व कैसे उसका लोकेशन ढूंढ लिया? तब आर्या को पूछती है तो वो अपनी पॉकेट में फोन के बारे में बताती है, तो सबसे पहले फोन को तोड़ने के लिए कहता है। तब प्रताप अथर्व को बताता है कि यहाँ जितने भी लड़कियां हैं उन सबको ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी अगर मेरे एरिया में घुसे तो उसको नोच के खा लेना। तेरा किस्मत अच्छा है कि अभी भी जिंदा है, पर और नहीं। अथर्व प्रताप के पास अपनी आखिरी ख्वाहिश रखता है कि वो अपनी बेटी को परिवार से दूर करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए वो अपनी बेटी के हाथ से ही मरना चाहता है। प्रताप इस बात को मान लेता है और वो आर्या को ऑर्डर करने ही वाला था कि अपनी पापा को मार दो, कि तभी अथर्व कैंची को अपनी बेटी की दोनों कानों में घुसा देता है। इससे आर्या सुनने की क्षमता खो बैठती है। अब आर्या प्रताप का ऑर्डर सुन ही नहीं पाएगी, तो प्रताप आर्या को कंट्रोल कैसे करेगा? इसके बाद अथर्व प्रताप पे अचानक हमला करके उसे गिरा देता है और उसके सर पे मार के उसका जीभ निकाल लेता है। दर्द से अब छटपटा रहा है प्रताप। सब लड़कियां प्रताप को देख के हंस रही है, क्योंकि अब उन्हें ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। अथर्व बेटी के कानों से कैंची निकल के उसे गले लगा लेता है। आर्या भी अपनी कानों का दर्द भूल के हंसती रहती है। यहाँ से सीन कट होता है और सीधा 10 साल पीछे जाता है और हमें दिखाया जाता है मूवी के एकदम पहले वाले सीन को, जहाँ एक मरा हुआ चूहा पड़ा है और उसे एक आदमी पॉलीथीन में भर रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि अथर्व था। उसका थोड़ा सा एज बढ़ गया है और वो दाढ़ी भी शेव नहीं करता। वो नॉर्मल और हैप्पी नहीं लग रहा जैसे काफी ज्यादा सीरियस है और कोई दर्द है उसके दिल में। वो अब फार्म हाउस में ही रहता है। कटोरी में चाय पत्ती और हाथ में चूहा वाला प्लास्टिक लेके वो एक सीक्रेट रूम पे जाता है। वहाँ लोहे की जंजीर में बंधा है प्रताप। दिन पर दिन बिना खाना बिना पानी के उल्टियाँ और टॉयलेट करके उसके ऊपर पड़ा है प्रताप। पर आज अथर्व प्रताप को कुछ खिलाने वाला है। प्रताप के सामने आराम करके चेयर में बैठ के अथर्व कहता है, ये ले तेरे लिए चाय पत्ता लेके आया हूँ। इसके बाद एकदम फ्रेश सिर्फ 5 दिन पहले मरा हुआ चूहा खिलाऊंगा। प्रताप गुस्से से चूहे को फेंक देता है, तो अथर्व कहता है, इश चूहे को अपने ही टॉयलेट के ऊपर फेंका, अब तो इसको ही उठा के तुझे खाना पड़ेगा। तब तक मेरे सामने फ्लोर पे नाक रगड़ के मुझसे माफी मांग, क्योंकि तू खुद को शैतान कहता था ना, देख मैं तेरे लिए शैतान हूँ। असल में अथर्व प्रताप को वैसे ही तड़पा रहा है जैसे उस रात प्रताप अथर्व के पूरे फैमिली को तड़पाया था। प्रताप का रोना देख के अथर्व हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अथर्व एक ग्लास में पानी लेके दूसरे रूम पे आता है। वहाँ हम आर्या को देखती है। वो अभी भी वशीकरण से बाहर नहीं आ पाई है। उसकी हालत बहुत खराब है, जैसे कि वो कोई जिंदा लाश बन के रह गई है। 10 साल बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। 10 साल पहले जब प्रताप का जीभ काटा गया था तब आर्या के फेस में जो हंसी था, अब 10 साल बाद भी वही स्माइली फेस लेके आर्या बेड पे बैठी हुई है। यानी कि प्रताप के वो गुप्त घर में जो बाकी लड़कियां थे उनकी हाल भी अभी भी आर्या की जैसे ही है। मूवी में उनका क्या हुआ उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आर्या को उस रात अथर्व प्रताप से बचा तो लिया था, पर प्रताप के वशीकरण से मुक्त नहीं कर पाया था, क्योंकि प्रताप के वशीकरण से मुक्त होने की उपाय प्रताप को छोड़ के और किसी के भी पास नहीं है। पर उसका तो जीभ ही काट लिया गया था।
अब वो आर्या को या बाकी लड़कियों को कैसे ऑर्डर देगा कि मेरे वशीकरण से आजाद हो जाओ। यहाँ पे खत्म होती है वर्ष 1 की कहानी। शैतान मूवी में तो हैप्पी एंडिंग हुआ था, पर मुझे वर्ष मूवी की स्टोरी ज्यादा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि रियल लाइफ में जब कोई भी वजह से हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके वजह से लाइफ खराब ही होती है, एंड में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। शैतान मूवी का एंडिंग अच्छा था, हैप्पी एंडिंग था, पर हैप्पी एंडिंग सिर्फ मूवी में ही होता है। पर वर्ष मूवी में मुझे एक बात पता नहीं चला कि उन बाकी लड़कियों का क्या हुआ। शायद वर्ष मूवी की ऐसी एंडिंग वर्ष 2 की तैयारी था। चलिए देखते हैं वर्ष 2। कहानी शुरू होती है प्रताप के जीप काटने से 12 साल बाद की घटना दिखाते हुए। शहर की JN हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में टिफिन के वक्त स्कूल कैंटीन से दिया हुआ खाना खा के अचानक सारे लड़कियों को ना जाने क्या हो जाता है, वो चुप सी हो जाते हैं। एक लड़की तो चेयर से नीचे गिर ही जाती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी का एंट्री होता है। वो सारे लड़कियों में से 10 लड़कियों को चूज करता है और कहता है मैं जैसा कहूंगा तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। हम देखते हैं लड़कियां एक एक करके स्कूल के छत से छलांग मार रही है। स्कूल के प्रिंसिपल, गार्ड सभी बचाने की कोशिश करते हैं, पर कोई लाभ नहीं होता। असल में वो अनजान आदमी स्कूल के खाने में कुछ मिला के वशीकरण किया था। लड़कियां छत से कूदने से पहले सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि वो किसी अंकल के कहने से ऐसा कर रहे हैं। उधर आर्या अपनी पापा के साथ छत पे बैठी है। वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। उसकी देखभाल उसकी पापा पिछले 12 साल से कर रहे हैं। अथर्व आर्या को उसकी बेड में बिठाता है, फिर रूम के सारे पर्दे बंद करके प्रताप के लिए चाय पत्ती खरीदने जाता है। वहाँ टीवी में स्कूल की न्यूज सुन के अथर्व जल्दी से घर आता है और प्रताप से पूछता है कि शहर में उसके जैसे और कितने लोग हैं जो वशीकरण जानता है। पर प्रताप कोई आंसर नहीं देता, वो ये बात सुन के सिर्फ हंसने लगता है। अथर्व पूछता है क्या तू उसे जानता है जो ये सब कर रहा है? प्रताप पल के झपकाता है, जिसका मतलब है हाँ। स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स हंगामा खड़े कर देते, तब पुलिस फोर्स को लगाया जाता है उनको रोकने के लिए। एक बड़े ऑफिसर को भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक लड़की उन्हें बताती है कि अंकल ने एक मैसेज देने कहा है, जल्दी से प्रताप को ढूंढो। 10 लड़कियों का छत से गिरना तो शुरुआत है, अगर जल्दी प्रताप को नहीं ढूंढे तो इस शहर का दशा और खराब होता रहेगा। फिर लड़की बाकी लड़कियों को ऑर्डर देती है और सभी लड़की मिलकर पुलिस और टीचर्स के ऊपर ज़ॉम्बी की तरह अटैक करके स्कूल से बाहर निकल के शहर के लोगों के ऊपर अटैक करती है और इधर उधर आग लगा देती है। अथर्व घर में बैठ के ये सब न्यूज चैनल में देख रहा है। अथर्व को ये पता चल गया है कि लड़कियों को प्रताप को ढूंढने के लिए लगाया गया है। अथर्व कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑर्डर करता है, अपने घर में उन स्पीकर्स को लगाता है, प्रताप को अच्छे से बांधता है और निकल जाता है। उधर प्रताप को पुलिस नहीं ढूंढ पाया है देखकर लड़कियां खुद को मारने लगती है। बहुत सारी लड़कियां मर जाती है। तब स्कूल में एक लड़की पुलिस को कहता है कि आप लोगों के पास और सिर्फ 5 मिनट है, अगर 5 मिनट के अंदर प्रताप अंकल को यहाँ पे नहीं लाया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ पे अथर्व आता है और पुलिस को अपनी पास्ट की बातें, वशीकरण और प्रताप के बारे में थोड़ा बहुत बताता है और साथ में ये भी बताता है कि वशीकरण जो करता है वो अपने विक्टिम को अपनी आंखों के सामने ही रखता है। इन सबको एक राक्षस कंट्रोल कर रहा है, जितना तुम लोग रोगे गिड़गिड़ाओगे उसे उतना ही मजा आएगा। और हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में लड़कियां अपनी माँ बाप के सामने ही दम तोड़ रही है। कुछ लड़कियां तो हाथ में रॉड लेके फुटपाथ में जो लोग सो रहे हैं उनको मार के हमेशा के लिए उन लोगों को सुला दे रहा है। ऑफिसर कहता है यहाँ पे सब डरे हुए हैं, तुम इनको और मत डराओ। तब अथर्व कहता है डर आपने देखा ही कहाँ है, जो वास्तविकता है मैं वही बता रहा हूँ। मैंने वो देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो यही कहीं पे छुपा हुआ है। और हम देखते हैं कि इंडोर प्लान के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है। वो सामने आता है और कहता है कि मैं ही हूँ वो राक्षस जो इन सब लड़कियों पे वशीकरण किया है। वो अपना नाम राजनाथ बताता है। राजनाथ सभी को कैंटीन से निकल जाने कहता है। वो सिर्फ अथर्व से बात करना चाहता है और अगर किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश भी किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सिर्फ एक इशारे में ये सारी लड़कियां अपनी जान दे सकता है। डेमो के लिए वो एक लड़की को ऑर्डर देता है और वो लड़की तभी अपने आप को मार डालती है तो डर के सभी बाहर चले जाते हैं। राजनाथ कहता है प्रताप उसका गुरु है, प्रताप उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए प्रताप से एक आखिरी विद्या सीखना है, क्योंकि अगर वो खुद उस विद्या को सीखने जाए तो बहुत साल लग जाएगा, पर अगर प्रताप से सीखे तो बहुत कम टाइम में सीख जाएगा। पर राजनाथ को ये नहीं समझ में आ रहा कि अथर्व के जैसे इतना साधारण व्यक्ति कैसे प्रताप को बंदी बना के रख सकता है। राजनाथ अथर्व को ब्लैकमेल करता है और उसे प्रताप से मिलाने कहता है, पर अथर्व कहता है तुम सिर्फ स्कूल क्यों, पूरा शहर जला दो, पर फिर भी मैं प्रताप कहाँ है नहीं बताऊंगा, पर हाँ अगर तुम मेरी बेटी आर्या को ठीक कर दो तो मैं तुमको प्रताप से मिला सकता हूँ। राजनाथ प्रिंसिपल और पुलिस को कहता है कि अथर्व के घर जाने के लिए एक बस का इंतजाम करना और साथ में ये शर्त रखता है कि कोई भी उसका पीछा न करे, अगर ऐसा किया तो सारे लड़कियों का जान खतरे में पड़ जाएगा। और बस में कुछ लड़कियों को बिठा लेता है। अब बस में जाते जाते राजनाथ कहता है कि कुछ
सालों से वो प्रताप से कांटेक्ट करने का कोशिश किया है पर कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर वो प्रताप के घर जाता तो वहाँ जो लड़कियां है वो तो राजनाथ को नहीं जानता, तो वो लोग राजनाथ को मार डालता। पर एक दिन वो हिम्मत करके प्रताप के घर गया था पर वहाँ पे कोई नहीं था, तो उसे लगा कि प्रताप सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहीं पे गया है, क्योंकि ऐसा वो पहले भी किया है। पर 12 साल हो जाने के बाद भी उसका कोई खबर नहीं है, तो मजबूर होके उसे ऐसा करना पड़ा। पर यहाँ उन लोगों का एक मोटिव जानने को मिलता है। ये लोग पुरुषों को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू शास्त्र में जितने भी नारी शक्ति के बारे में बताया गया है वो सब गलत है, वो सब इंसानों को मूर्ख बनाने के लिए लिखा गया है। तो इस वजह से ये लोग लड़कियों को निशाना बनाते हैं और उन्हें दबा कर रखते हैं ताकि वो पुरुषों से ऊपर न उठ पाए। बस अथर्व के फार्म हाउस में पहुंचता है। राजनाथ लड़कियों को अथर्व के घर के चारों तरफ निगरानी के लिए फिट कर देता है। अथर्व राजनाथ को आर्या के पास लेके जाता है आर्या को ठीक करने के लिए, पर राजनाथ कहता है उसे पहले प्रताप के पास लेके जाने के लिए। अथर्व राजनाथ को प्रताप के पास लेके जाता है, पर प्रताप का हालत देख के राजनाथ का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। राजनाथ कहता है कोई किसी का ऐसा हालत करता है क्या, और प्रताप को खोलने के लिए कहता है। अथर्व पहले उसकी बेटी को ठीक करने के लिए कहता है। राजनाथ अथर्व की बेटी को यहाँ पे लाने के लिए कहता है। अथर्व आर्या को यहाँ पे लेके आता है। राजनाथ आर्या को देख के समझ नहीं पाता कि कोई 12 साल तक वश में कैसे रह सकता है। वो कहता है वो आर्या को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसने वशीकरण किया है एकमात्र वही इसे वशीकरण से मुक्त कर पाएगा। पर 12 साल तक कोई वशीकरण में कैसे रह सकता है, क्योंकि उसे जितना पता है कोई ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक ही वशीकरण में रह सकता है। पर उसके लिए जिसने वशीकरण किया है उसके नजरों के सामने विक्टिम को रहना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि अथर्व किसी तरह प्रताप की कोई ऋण में बंधा हुआ है। अगर वो ऋण उतर जाए तो आर्या ठीक हो सकती है। तब अथर्व को याद आता है कि वो 12 साल पहले ढाबा में प्रताप से 10 रुपए उधार लिया था। अथर्व प्रताप को 10 रुपए दे देता है तो 12 साल बाद आर्या वशीकरण से मुक्त होता है। अथर्व 12 साल से आर्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या सिर्फ 10 रुपए देने से आर्या ठीक हो गई है? अथर्व आर्या को आर्या आर्या करके आवाज लगाने लगता है। अथर्व देखता है कि आर्या के फेस से वो स्माइल गायब हो गई, पर आर्या कुछ बोल नहीं पा रही है। वो बहुत कोशिश कर रही है बोलने के लिए और फिर उसके मुंह से डैड आवाज निकलती है। वो रोने लगती है। फिर वो वहाँ प्रताप को देखती है और प्रताप को देख के वो गुस्से से जोर से चिल्लाने लगती है। अथर्व आर्या को कमरे से बाहर लेके जाती है। अब बारी है प्रताप को आजाद करने का। पर जब प्रताप के मुंह से ताला खोला जाता है तब राजनाथ देखता है कि प्रताप के मुंह में तो जीभ ही नहीं है। मतलब राजनाथ अंतिम वशीकरण क्रिया सीख ही नहीं पाएगा। राजनाथ कहता है वो आर्या को बाकी लड़कियों के द्वारा उठा के लेके जाएगा और अथर्व को प्रताप की तरह बंदी बना के रखेगा। राजनाथ अथर्व और आर्या को मारने जाता है। तो अथर्व राजनाथ को वार्निंग देता है। राजनाथ आर्या को वशीकरण से मुक्त किया है, इसलिए अथर्व राजनाथ को छोड़ देना चाहता है। पर अगर राजनाथ आर्या को आंख उठाकर भी देखा तो राजनाथ का भी हाल वही होगा जो प्रताप का हुआ है। पर यही पे आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजनाथ लड़कियों को कमांड देने ही जाता है, तभी अथर्व ईयर प्लग लगा के स्मार्ट वॉच से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से लेके आया हुआ स्पीकर में एकदम हाई वॉल्यूम में म्यूजिक चालू कर देता है। इससे किसी को राजनाथ का आवाज सुनना तो दूर की बात, सभी अपने हाथों से अपने कान को ढकने लगता है। मौके का फायदा उठा के अथर्व राजनाथ को मार के बेहोश कर देता है। जब होश आया तो वो देखता है कि उसका हालत भी प्रताप जैसा है और अथर्व उसका जीभ काट के हमेशा के लिए मुंह में ताला मार देता है। नेक्स्ट डे 24 घंटे हो गया था और उन्हें ऑर्डर देने के लिए राजनाथ भी नहीं था वहाँ पे, इसलिए सारे लड़कियां वशीकरण के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और ऑफिसर प्रिंसिपल को लेके अथर्व के फार्म हाउस में आते हैं। अथर्व उनको प्रताप और राजनाथ के बारे में बता के कहता है कानून में इनके लिए वैसा कोई कठिन सजा बना ही नहीं है, उससे कई ज्यादा अच्छा सजा मैं इन्हें दूंगी। रोज मैं इन्हें जिंदगी और मौत के बीच एक नरक जैसे पीड़ा में जलाऊंगा। ऑफिसर भी अथर्व के बात से सहमत होते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि आर्या छत में बैठ के खुद अपने हाथों से जूस पी रही है और ये देख के उसकी पापा के दिल को सुकून मिल रहा है। पार्ट 2 में क्लियर हो गया कि जो लड़कियां प्रताप के घर में थे वो अभी प्रताप के घर में नहीं है। इसके मतलब ये हो सकता है कि अथर्व पुलिस को बुला के उन लड़कियों को उनके घर में भेज दिया है। शायद वो लड़कियां वशीकरण के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद वशीकरण का प्रभाव नहीं रहता है और जिसने वशीकरण किया है उसको जिसके ऊपर वशीकरण किया गया है उसके सामने रहना पड़ता है। और प्रताप तो इतने सालों से बंद है, इसके मतलब वो सारे लड़कियां अभी नॉर्मल हो गए हैं। और अगर उन लड़कियों के फैमिली वालों को प्रताप पे कोई ऋण हो तो
इसके मतलब वो लड़की अभी भी वशीकरण में है। अब उन लड़कियों के पेरेंट्स को प्रताप के पास लेके आना तो मुमकिन नहीं है ना, और सेफ भी नहीं है। और स्कूल की जिन लड़कियों को राजनाथ बस में लेके आ रहा था ना, उन लड़कियों में से एक लड़की भाग गई थी। पता नहीं क्यों सारे लड़कियां तभी वश में थे, पर वो लड़की क्यों भाग गई। और प्रताप और राजनाथ भी जिंदा है, इसके मतलब वश पार्ट 3 भी आ सकता है। कमेंट में बताइए वश और वश पार्ट 2 आपको कैसा लगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा और आपको पूरा मैटर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो लेके।